मुझे लगता है 4 जून को एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट आएगा। मोदी साहब का नाम एम से है, मटन, मंगलसूत्र और अब मुजरा, कैसे देख रहे हैं इसको? मैं अगर बीजेपी में होती ना आज रिजाइन करती और रिजाइन करके 10 बातें सुनाती। है हिम्मत स्मृति ईरानी से लेकर निर्मला सीतारमण में कि रिजाइन करके कहें कि आप देश की आधी आबादी के खिलाफ ये क्या बोल रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और कल टीवी चैनल पर देख रही वो अपने आप को अविनाशी भी बता रहे हैं। तो अब तो मोदी जी बायोलॉजिकल ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पाकिस्तान का बॉर्डर खोल देंगे पंजाब से। हम वो पार्टी हैं जिसने पाकिस्तान के काट के 2 टुकड़े किए हैं, विश्व का भूगोल बदला है। हिमाचल नेबरिंग स्टेट वहाँ अलायंस है, हरियाणा में अलायंस है, तो पंजाब के लोगों को आप कैसे जस्टिफाई करते हो कि आप और कांग्रेस यहाँ पे साथ साथ? क्या हमें पंजाब के लोगों ने कहा है करने को? पंजाब के लोगों ने हमें ये मैंडेट दिया कि हम विपक्ष में रहें। अभी क्यों कांग्रेस जो है बार बार स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर? 2 wrongs don't make a right। क्योंकि हमने नहीं करी तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमने तब नहीं करी, हमें लगता है हमें करनी चाहिए, हमारी गलती थी। अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड बॉर्डर खुलता है तो इसको लेकर इंडिया अलायंस के पास कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या सिर्फ अभी कांग्रेस का न्याय पत्र ही आया? मुझे नहीं लगता कि हम मोदी जी वाली एटीट्यूड अपना सकते हैं कि बिना बताए चले जा रहे हैं सिवई खाने, बिना बताए बिरयानी खाने, फिर उनको बुला लिया पठानकोट ऐसा है। उस तरह का नीजर्क रिएक्शन नहीं हो सकता। एमएसपी अगर देते हैं आप, उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए, उसके लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? 10 लाख करोड़ कोई बिल नहीं आने वाला है। Not every crop has to be bought at MSP। अंतरकलह कांग्रेस की हमेशा से मशहूर रही है। अगर बीजेपी की आप बात कहें कि उनके भीतर भी होती है, लेकिन उनकी घर की लड़ाई सड़क तक नहीं आती है। 48 घंटे पहले जेपी नड्डा ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अब हम बहुत सक्षम हैं, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अपने आइडियोलॉग के लिए वो कहा। केशव प्रसाद मौर्य की और योगी जी की बातचीत नहीं है, योगी जी की और अमित शाह जी की बातचीत नहीं है। नाम बदल दूं, अगर एक मंच साझा करता हुआ आप दिखा दीजिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो अक्सर ही अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, मीडिया पर भी काफी तंज कसते हैं, हालांकि डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, पर आपको बता दें कि 20 साल उन्होंने भी पत्रकारिता की है। हम बात कर रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत की, जो डेली पोस्ट के न्यूज रूम में पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुप्रिया जी। थैंक यू वेरी मच, गुड टू बी हियर, गुड टू बी बैक इन अ न्यूज रूम। ग्रेट, थैंक यू सो मच। 2019 में इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार नहीं लड़ रहे। इस बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ डेली पोस्ट के एडिटर इन चीफ जगदीप सिंह संधू रहेंगे। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस वक्त हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, 486 सीट्स पर इलेक्शन हो चुका है और महज 57 सीट, जिसमें पंजाब भी है, वो बची हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस के पर्सपेक्टिव देखा जाए इसमें पिछली बार के मुकाबले बेटर है, जहाँ और बढ़िया है, जहाँ खराब है, जैसा पीएम दावा कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैं आपके न्यूज़ रूम में आई हूँ और मुझे एक एलिवेटर पिच देनी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर प्रदेश में गई हूँ अमूमन, और उन प्रदेशों में भी गई हूँ जहाँ से बड़ी सीटें आने वाली हैं हमारी। मुझे लगता है 4 जून को एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट आएगा और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 4 जून को ना बीजेपी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। एक करंट ऑन द ग्राउंड जो है वो वोटर ने वाकई में फील कराया। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और उत्तर प्रदेश में इस बार इतना बड़ा फेरबदल होने वाला है कि बीजेपी खुद दंग रह जाएगी। महाराष्ट्र में फेरबदल होगा बड़ा, पंजाब में मैं बहुत आश्वस्त हूँ और कर्नाटका से भी मैं बहुत आश्वस्त हूँ। मेरा अपना मानना है कि हमने ये चुनाव लोगों के मुद्दों पर लड़ा और इसलिए लोग हमारे साथ खड़े हुए। इवेंचुअली लोग थक जाते हैं जुमलों से और 2014 से 24 तक उन्होंने 2 टर्न देकर इस बार वो उकता गए और उन्होंने कहा बदलाव चाहिए। इस इलेक्शन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग संजोग बना है। मोदी साहब का नाम एम से है, मटन, मंगलसूत्र, मछली, मुर्गा और अब मुजरा, कैसे देख रहे हैं इसको? मैं आपको सच बताऊं, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। जब उन्होंने मंगलसूत्र बोला था तो उनकी हार की बौखलाहट दिख रही थी, वो महिलाओं के मंगलसूत्र तक पहुंच गए। मंगलसूत्र एक ब्याहता के लिए बहुत इट्स अ वेरी प्रेशियस, वेरी बहुत ही आदरणीय चीज़ होती है। आज जब मैंने सुना कि प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का प्रयोग किया है तो मैं वाकई में दंग रह गई। मुझे लगा कि नहीं, जिसने मुझे फ़ोन करके बोला है गलत बोला है, जब तक मैंने खुद नहीं सुना। मतलब सार्वजनिक जीवन में रहने वाले 140 करोड़ भारतीय के प्रधानमंत्री मुजरा शब्द का मंच से प्रयोग कर रहे हैं। ये 2-4 चीज़ें दिखाता है। हार की बौखलाहट अपनी जगह, लेकिन ये कहीं ना कहीं नैतिक और दिमागी दिवालियापन भी दिखाता है। ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति आपकी एक्चुअल सोच क्या है। ये महिलाओं को दोयम दर्जा नहीं, ये महिलाओं को मुजरा, मतलब ये
ये क्या बोला है प्रधानमंत्री ने। और मेरा अपना मानना है कि इस तरह की बातें ना ये देश बर्दाश्त करता है ना हमारी संस्कृति बर्दाश्त करती है। लेकिन मोदी जी ने ये करके अपने असली रंग जरूर दिखा दिए और ये देश उसका अच्छा जवाब देगा। आपको लग रहा है कि इस बार मुद्दों पे कम जो है बोला जा रहा है, चाहे वो रोजगार हो या फिर जो भी गारंटियां जो हैं वो दी गई हैं उसके बारे में कम बताया जा? मुद्दों पर हम बोल रहे हैं, हम लगातार युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय पे बोल रहे हैं। हम लगातार 30 लाख सरकारी नौकरियों पर बोल रहे हैं, 1 लाख रुपए खटाखट महिलाओं के खाते पे जाएगा उस पर बोल रहे हैं। हम लगातार बोल रहे हैं जातिगत जनगणना पर। मोदी जी मुद्दों पर नहीं बोल पा रहे। और अभी क्योंकि जगदीप जी ने पूछा म से मोदी जी को म से मटन, मछली, मुर्गा सब कुछ नजर आ रहा है, म से मणिपुर नजर नहीं आ रहा, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आ रही, म से महंगाई नजर नहीं आ रही, म से मुजरा नजर आ रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब ये बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी को और खासतौर से इस देश के प्रधानमंत्री को मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना आकलन था कि 10 साल बाद चुनाव करने पे आ रहे हैं, चुनाव के मुहाने पे आए हैं, बड़ी बात करेंगे, अपना काम गिनाएंगे। काम कुछ किया नहीं है, भविष्य की कोई रणनीति है नहीं। तो चुनाव जो मुस्लिम लीग, मीट मछली मुर्गा से शुरू हुआ था वो मंगलसूत्र भैंस पर गया, फिर वो अडानी अंबानी पे गया। फिर 1 मिनट हम ये भूल गए कि मुजरे के पहले मोदी जी ने अपने आप को स्वयंभू ईश्वर का दूत भी डिक्लेयर कर दिया है। और कल टीवी चैनल पे देख रही थी, वो अपने आप को अविनाशी भी बता रहे हैं। तो अब तो मोदी जी बायोलॉजिकल ही नहीं है। तो जो काम और जो वादों की हम बात करें वो तो एक बायोलॉजिकल पीएम ही कर सकता है। तो देश ने भी मन बना लिया कि अब आप बायोलॉजिकल नहीं है तो अब आप हटिए और बायोलॉजिकल पीएम को आके काम करने दीजिए। अच्छा, देश की राजनीति को लेकर भी बात करेंगे। हमारे इनपुट एडिटर प्रमोद शर्मा जी हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 2019 में सुप्रिया श्रीनेत जी ने इलेक्शन लड़े थे महाराजगंज से, हालांकि उस टाइम भी आप तीसरे नंबर पे रहे। इस बार आपने इलेक्शन लड़े नहीं या फिर आपको टिकट जो है नहीं दी गई? क्योंकि कुछ बयान जो है आपने दिए थे जिसकी वजह से चर्चा में भी आप खूब रहे। मुझे लगता है ये जो चंडू खाने की खबरें हैं और ये जो बीजेपी के राजनीतिक विशेषज्ञ बैठकर आकलन करते हैं, उनका आकलन निलबटा सन्नाटा है। मेरा चुनाव न लड़ने का डिसीजन दिसंबर-जनवरी में ही हो गया था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया की हेड हूँ और आप जैसे कुछ लोग हम लोगों को दिखा देते हैं, नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादातर ब्लैकआउट करके रखता है विपक्ष को। और मेरे शीर्ष नेतृत्व ने जब मुझसे पूछा और जब कहा कि अगर आप ये चुनाव ना लड़िए और आप ये भूमिका निभाइए, तो मेरे लिए बड़ी असमंजस की स्थिति थी। मैं आपको सच बताऊं, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड है महाराजगंज से, मेरे पिता वहाँ से थे, मेरा घर वहाँ पर है, तो मैं बहुत कीन थी लड़ने के लिए। लेकिन जब मैंने विश्लेषण किया और जब उन लोगों ने कहा कि नहीं हम चाहते हैं आप रोल में कंटिन्यू करिए, और क्योंकि ये रोल और चुनाव दोनों साथ नहीं हो सकता था, ये 24/7 जॉब है, ये डिसीजन 4-5 महीने पहले हो चुका था। जिस बयान की तरफ आप इशारा कर रही हैं वो एक बच्चे की गलती से हुआ, उसकी मैंने खेद व्यक्त किया, मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। सबको पता था कि वो किसी ने गलती से कॉपी पेस्ट एक पैरोडी अकाउंट से किया। उसके बाद भी बीजेपी ने मुझे लिंच किया, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया आईपी अलग था, इसलिए बीजेपी उस पर कुछ कर नहीं पाई। मेरा अपना मानना है कि मैं मुद्दा नहीं हूं, मुद्दा बयान नहीं है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा महिला सुरक्षा है, मुद्दा इस देश के लोग हैं। उस पर क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहती है भाजपा? सुप्रिया जी, वैसे तो आपके पास हर सवाल का जवाब होता है, हम टीवी बहसा में देखते इस बार का नहीं दे पाऊं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो मुद्दों की बात कर रहे हैं या जो कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा दे देते हैं। जैसे पंजाब की चुनाव होना है 1 जून को, अभी यहाँ पर 2-3 बयान ऐसे आए। एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम पाकिस्तान को लेकर या जो सैनिकों पे हमले हुए उसको लेकर उन्होंने एक मुद्दा उठा दिया, जिस पर दूसरा उन्होंने उठा दिया कि भाई जो यूपी और बिहार के लोग यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ रहने का तो हक है, लेकिन उनको यहाँ वोटर नहीं बनना चाहिए, संपत्ति नहीं खरीदना चाहिए। एक कैंडिडेट है उनका ऐसा बयान आया। तो ये जो मुद्दे चुनाव में बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने नेताओं को कुछ डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे बयानों से बचें? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हूं और कई बार ऐसे बयानों पर जाकर हमें ही झेलना पड़ता है, तो मैं बिल्कुल आशा करती हूं कि लोग थोड़े ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, थोड़ा ज़्यादा सोच समझ कर बोलेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम बीजेपी की तरह एक आदमी की मर्जी से नहीं चलते हैं। इतना लोकतंत्र तो पार्टी में होना चाहिए कि कोई कुछ कहे तो उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि नेताओं को सोच समझकर, नाप तोल कर ज़रूर बोलना चाहिए, स्पेशली चुनावी सीजन में। लेकिन छोटे नेताओं के या लोकल लीडरशिप ने कुछ कह दिया पंजाब स्पेसिफिक,
सोच समझ के कहना चाहिए। यहाँ तो देश का प्रधानमंत्री मुजरे की बात कर रहा है, उस पर कोई डिबेट ही नहीं हो रहा है। मैं तो चाह रही हूँ कि 10 फोन मेरे पास आज आए कि सुप्रिया जी आइए, आज बहुत गंदी बात कर दी प्रधानमंत्री ने, इस पर डिबेट होना चाहिए। मेरे पास तो अभी तक एक भी फोन नहीं आया। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पाकिस्तान का बॉर्डर खोल देंगे पंजाब से। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सारे डिसीजंस कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की लीडरशिप लेगी। हम वो पार्टी हैं जिसने पाकिस्तान के काट के 2 टुकड़े किए हैं, विश्व का भूगोल बदला है। हम वो पार्टी हैं जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, और तब इंदिरा जी ने ऐसा किया सेना के शौर्य और पराक्रम पर, जब दुनिया हमारे खिलाफ थी। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो नासमझी में ऐसा बोल देते हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान एक मुद्दा बन गया। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान आया, उसके बाद में फिर उसकी आलोचना की गई। क्या आप हमारे आंतरिक मामलों ये चुनाव कहाँ हो रहा है? ये चुनाव कहाँ हो रहा है? ये किस देश की दिशा और दशा निर्धारित करेगा? ये 140 करोड़ लोगों के भविष्य का चुनाव है, और मैं आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों से वाकई में आशा करती हूँ, इस चुनाव को इंडिया में रहने दीजिए। ये चुनाव युवाओं का भविष्य डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करेगा कि पंजाब के जो 700 किसानों की शहादत हुई उसका क्या अंजाम है। ये डिसाइड करेगा कि क्या महिलाएं ऐसे ही असुरक्षित रहेंगी। ये डिसाइड करेगा क्या मजदूर गर्मी में घर चलाए जाएंगे तपती हुई गर्मी में। तो मुझे ऐसा लगता है 140 करोड़ लोगों का इतना प्रबल लोकतंत्र का चुनाव, उसमें पाकिस्तान को लाना बेमानी है, और मुझे लगता है कि थोड़ी अपरिपक्वता है। सुप्रिया जी, एक बड़ी पंजाब के लोग जो हैं असमंजस में हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिन भर एक दूसरे को यहाँ गाली देते हैं। पंजाब की राजधानी में उनका अलायंस है, देश की राजधानी में उनका अलायंस है, हिमाचल नेबरिंग स्टेट वहाँ अलायंस है, हरियाणा में अलायंस है। तो पंजाब के लोगों को आप कैसे जस्टिफाई करते हो कि आप और कांग्रेस यहाँ पे साथ साथ है? ये हमें पंजाब के लोगों ने कहा है करने को। पंजाब के लोगों ने हमें ये मैंडेट दिया कि हम विपक्ष में रहें। पंजाब के लोगों ने हमें ये मैंडेट दिया कि हम विपक्ष में रहकर आम आदमी पार्टी की सरकार को, जब उनकी विफलताएं हों, जब उनके प्रोग्राम हों, जब उनकी नीतियों पर कुछ सवाल उठाना हो तब उठाएं। ये हमें पंजाब की जनता ने हमें ये रोल निभाने को दिया है, हमें विपक्ष में बिठाया है। आई एम कमिंग, नो नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि हरियाणा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हरियाणा में खिलाफ रहने के बाद क्या हुआ? उनके 0.some% वोट आए, सरकार हमने बनाई, तो लोगों ने उनको मैंडेट दिया। मेरा अपना मानना है कि कई बार लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आपको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। दिल्ली की जनता ने हमें बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया कि आप एक साथ आइए और बीजेपी को रोकिए। हम वो कर रहे हैं। मुझे लगता है लोकतंत्र में सबकी बात एक तरफ है, जनता की बात एक तरफ है। जनता जो आपको क्लियर मैसेज दे रही है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। हमारे बहुत सारे मतभेद हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन एक बड़े लक्ष्य, एक बड़ी तस्वीर, एक बड़े जिसको कहते हैं लार्जर पिक्चर के लिए हम बिल्कुल साथ हैं। पंजाब में क्योंकि वहाँ यहाँ के लोगों ने हमें ये भूमिका अदा करने को दी है कि हम बैठकर उनका विरोध करें, हम डंके की चोट पर करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने दिल्ली से कांग्रेस को बाहर किया, पंजाब से कांग्रेस को बाहर किया, गुजरात में भी आपकी हार की वजह आम आदमी पार्टी का बहुत सारा हाथ है, क्योंकि वहाँ पे परसेप्शन बनाया गया कि लड़ाई बीजेपी और आप में है। आपको लगता नहीं जिस पार्टी ने आपका इतना ज़्यादा नुकसान किया उसको आप साथ में लेके चल? मुझे 31 दिसंबर 2022 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीच में वो आए थे, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उनसे ये सवाल पूछा गया था कि इंडिया अलायंस में आप कैसे करिएगा, आप बड़े पार्टनर हैं कि छोटे हैं, आप सीट कितनी दीजिएगा, कुछ पार्टी से आपका विरोध है वो आपको ख़त्म करती हैं। तो राहुल जी ने एक बात कही थी और मुझे लगता है वही हमारा सैद्धांतिक स्टैंड है इस पर। उन्होंने कहा था कि भारत को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम बड़ा दिल कहीं कहीं दिखाएं और कहीं पर हम शायद ज़्यादा असर्टिव होंगे। मेरा अपना मानना है कि इस चुनाव के बाद और इस चुनाव के दौरान, एक्चुअली नॉट जस्ट बाद, इस चुनाव के दौरान बहुत सारे क्षेत्रीय दलों में इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी में बहुत इंट्रोस्पेक्शन हुआ और उनको समझ में आ रहा है कि क्या कांग्रेस का विरोध करके आप पॉलिटिकली सरवाइव करेंगे, क्या कांग्रेस का विरोध करके ये देश बचा रहेगा, क्या कांग्रेस का विरोध करके आप संविधान बचा पाएंगे। और मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्शन का आंसर 4 जून को सबको मिलेगा। अच्छा, आप अभी पंजाब में हैं, कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी का, जो आप लोगों से बात भी कर रहे हो और आपकी मेन जो टक्कर है वो आपके साथ ही है, लोग क्या बता रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग क्या बता रहे हैं? मुझे कोई संशय नहीं है दैट वी विल परफॉर्म वन ऑफ आवर बेस्ट रैलीज इन पंजाब। मुझे कोई संशय नहीं है कि हमारा कोई भी कंपटीशन आम आदमी पार्टी से हो या किसी और से हो, हम यहाँ से ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करने जा रहे हैं, ये मुझे कोई संशय नहीं है। एंड उसका एक कारण है, उसका कारण ये है
कि एक दल होता है, क्षेत्रीय दल होता है, कई बार इनकम्बेंसी होती है, हमारे खिलाफ थी एंटी इनकम्बेंसी। बट जब बड़ा चुनाव होता है, जब नेशनल चुनाव होता है, तो लोगों को भी समझ में आता है कौन सी पार्टी इस पर बात कर सकती है। बहुत सारी चीजें थी जिस पर राहुल जी ने आगाह किया था, पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह। लोगों को समझ में आता है कि कौन उस पर कर सकता है, लोगों को समझ में आता है बिग इकोनॉमी कौन चला सकता है, रोजगार की बात एक्चुअली कौन कर रहा है। लोगों को समझ में आता है कि फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ ग्लोबल प्लेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द कांग्रेस दैट कैन टेक द लीड। तो मैं बहुत आश्वस्त हूं कि पंजाब में हम जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे। मेरे लोग भी ये कह रहे हैं, हमारे सर्वे भी ये कह रहे हैं, और मेरा खुद का आकलन भी है। हमारे सीनियर सहयोगी गुरप्रीत सिंह भी हमारे साथ हैं। आपने अभी चन्नी जी की बात जो है, प्रमोद जी जो बात कर रहे थे कि चन्नी जी ने ये बोला कि हम बॉर्डर खोल देंगे पाकिस्तान के साथ, आपने भी कहा कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुप्रिया जी, जो दिक्कतें और ज़रूरतें उत्तर प्रदेश की हैं, जो सेंट्रल इंडिया की हैं, जो हिंदी बेल्ट की हैं, वो पंजाब की नहीं हैं। हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानियां, हमारी ज़रूरतें अलग हैं पंजाबियों की, एक एथनिक ग्रुप होने के नाते भी और हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन होने के नाते भी। अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड बॉर्डर खुलता है तो हमें जो इस देश मतलब पंजाब का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत फ़ायदा है उससे। जो हज़ारों टन लाखों टन आलू हमारा सड़ जाता है, उसकी इतनी बड़ी मार्केट खुलती है हमें पूरे मिडल ईस्ट में। तो इसको लेकर इंडिया अलायंस के पास कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? इन चीज़ों को लेकर इस पे कभी बात हुई है या सिर्फ अभी कांग्रेस का न्याय पत्र ही आया है? मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते, सोशल मीडिया हेड होने के नाते, सीडब्ल्यूसी मेंबर होने के नाते मेरा एक व्यू है, और इंडिया अलायंस के होते भी मेरा एक व्यू है। मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हाउ वी एंगेज विद आवर नेबर्स, पाकिस्तान से, चीन से, अफगानिस्तान से हमारा कैसा रिलेशनशिप रहेगा, हमारा किस तरह का एंगेजमेंट होगा, हम क्या ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, हम क्या एफटीए में उनके खिलाफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर व्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। आई डोंट थिंक ये प्रांतीय दल इस पर या प्रांतीय गवर्नमेंट्स इस पर व्यू ले सकते हैं, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, ये सारी चीजें नेशनल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जब सरकार बनेगी तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन में होंगी, लेकिन एक ऐसे राष्ट्र के साथ जो कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी त्रासदी के लिए जिम्मेदार है, मुझे नहीं लगता कि हम मोदी जी वाली एटीट्यूड अपना सकते हैं कि बिना बताए चले जा रहे हैं सिवई खीर खाने, बिना बताए बिरयानी खाने, फिर उनको बुला लिया पठानकोट ISI। उस तरह का नी जर्क रिएक्शन नहीं हो सकता। थिंग्स हैव टू बी थॉट थ्रू, और वही फॉरेन पॉलिसी होती है। फॉरेन पॉलिसी इज नॉट कि आपने फोटो ऑप कर लिया। आपने जो बात कही पंजाब के किसानों की, इसके और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान ही भेजिए, इसके और भी बहुत एक्सपोर्ट के तरीके हो सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि हर वर्ग की मुश्किल सुनी जानी चाहिए। आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश की समस्याएं पंजाब से भिन्न है, लेकिन पंजाब एक एग्रीकल्चर बेल्ट है, एग्रीकल्चर का हब है, बहुत सारी समस्याएं समान भी हैं। जिस तरह से जीएसटी किसानों से वसूला जा रहा है, मुझे लगता है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह से छोटे किसानों का कर्जा माफी होनी चाहिए, बिल्कुल पंजाब की भी होनी चाहिए। इतने कमज़ोर भी नहीं है कि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को लेकर हम इतना बड़े ट्रेड के मौके, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हम इस तरह का कुछ करते हैं तो हमें अफगानिस्तान का रूट मिलता है, आगे ईरान तक हम पहुंचते हैं, फिर पूरा मिडल ईस्ट हमारे सामने एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ। ग्लास हाफ फुल, उसमें था कि अगर ये ट्रेड रूट खुलता है तो साउथ ईस्ट एशिया तक But World Bank 70,000 करोड़ reports, का I'm coming जो to है, that. World Bank reports can't decide the fate of our democracy and what our foreign policy is going to be. मैं वही आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी जैसी चीजें ये टीवी डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत आके नहीं बता देंगी। फॉरेन पॉलिसी जैसी जो चीजें हैं वो बड़े संगीन विषय है, बहुत सीरियस विषय है, और उस पर गहन चर्चा होकर उसके दूरगामी परिणाम चर्चा करके फिर लेने चाहिए। मोदी जी लपके लपके लाहौर चले गए, क्या फायदा हुआ उसका इस देश को? मैं ये जानना चाहती हूँ। पुलवामा उसके बाद हुआ ना, क्या उस जाने का मेरा नहीं, मैं आपसे ये, मैं ये नहीं कह रही नुकसान और फायदा, मैं ये कह रही हूँ फॉरेन पॉलिसी की जो चीजें हैं वो बहुत वेट करके, बहुत सोच समझ के, बहुत उसके दूरगामी परिणाम सोच के करनी चाहिए। और मुझे लगता है एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, सारे ऑप्शंस टेबल पर होते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं ये भविष्य के गर्भ में है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज with anything else that overrides। प्रिया जी, लेकिन इसी दौरान किसानों की भी बात हो रही है। जब आप जा रहे होगे किसानों के बीच, या कांग्रेस के लीडर्स भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो क्यों आपने लागू नहीं की,
काफ़ी साल, करीब 10 साल तो जो है वो रिपोर्ट आपके पास भी पड़ी रही ना, लेकिन अभी क्यों कांग्रेस जो है बार बार स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है? बहुत सारे इसके कारण हैं। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। क्योंकि हमने नहीं करी तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमने तब नहीं करी, हमें लगता है अब हमें करनी चाहिए, हमारी गलती थी। जैसे हमें लगता है कि हमें महिला आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए था, मोदी जी ने नहीं दिया। हमारी सरकार आएगी, हम बिल्कुल, ये हमने स्टैंस चेंज किया है। पॉलिटिक्स या सोशल लाइफ या पॉलिटिकल लाइफ या इकोनॉमिक पॉलिसी, दीज आर थिंग्स दैट इवॉल्व। ये कोई स्टोन में कास्ट नहीं होता है कि भाई आपने 1984 में नहीं किया था तो आप 2024 में भी नहीं कर सकते। अगर आप इस मानसिकता से पॉलिटिक्स करेंगे तो आप बड़े कूप मंडूप मेढक बने रहेंगे। आई थिंक द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग और पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग इसकी आप इवॉल्व करते हैं। आज हमें लगता है कि किसानों की स्थिति बद से बदतर हुई है, आज किसानी कम रेम्यूनरेटिव है, आज किसानी में कम पैसा है, तो हमें लगता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरी लागू होनी चाहिए। इस सरकार ने वादा किया था, इन्होंने नहीं किया, हम आएंगे हम करेंगे, इसमें क्या संशय है? अच्छा, आपका न्याय पत्र जो है उसमें बहुत बड़ी गारंटीज दी गई हैं और पसंद भी लोगों को बहुत आ रही हैं, आप दिखा रहे हैं। एमएसपी अगर देते हैं आप, उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपया चाहिए। इसके अलावा अगर 1 लाख हर महिला को देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी स्कीम है वो, उसके लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए प्लानिंग की हुई है आपने? सबसे पहले तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक रहा है तो मैं इस सब्जेक्ट पर थोड़ा खुल के और बहुत जिसको कहते हैं अथॉरिटी से बात कर सकती हूँ। महिला का जो हम देने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का बजट 48 लाख करोड़ का है। 48 लाख करोड़ में 2 से 2.25 लाख करोड़ महिला का 1 लाख रुपए देने का सालाना आएगा, 8500 रुपए महीना। लेकिन इसका जो प्रभाव होगा इकोनॉमी पर वो अनपैरेलल है। हम सिर्फ गारंटी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपके हाथ में पैसा दे रहे हैं, हमने बहुत थिंक थ्रू किया है। हम विशेषज्ञों से बात करिए, स्टेक होल्डर से बात करिए, ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी की बात कर रहे हो या स्टाइपेंड की कर रहे हो या महिला की कर रहे हो, एमएसपी कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी को बैक इन मोशन डाल रहा है। इंडिया इज अ 60% कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर फैक्ट्री ज्यादा बनाएगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, ज्यादा पैसा आएगा। दैट्स द वर्चुअस साइकिल। ये बहुत सोच समझ के बनाई हुई बात है। तो आई होप आई आंसर्ड योर महिला क्वेश्चन। 48 लाख करोड़ के बजट में 2 लाख 2.25 लाख करोड़ महिलाओं के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये भी एक इल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है जो बीजेपी और कुछ विशेषज्ञ इस पे चलाते हैं। 10 लाख करोड़ कोई बिल नहीं आने वाला है। नॉट एवरी क्रॉप हैज टू बी बॉट एट एमएसपी। The crops that have to be bought at MSP have to be recognized. उसका कोई इतना बिल नहीं है। 10 लाख करोड़ तब आता है जब आप हर क्रॉप को हर फार्मर से। MSP का क्या मतलब है? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी लोग कंफ्यूज्ड हैं। MSP का मतलब ये है, आपने धान पैदा किया, गेहूं पैदा किया, आपको वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे ना बेचना पड़े। 10 लाख करोड़ तब आएगा जब सरकार सारा का सारा उपज खरीदेगी। सरकार क्यों खरीदेगी सारी उपज? सरकार अपने मतलब की खरीदेगी, जितना उसको प्रोक्योर करना है। बाकी तो प्राइवेट मार्केट में बिकता ही है। एमएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि जो प्राइवेट मार्केट में बिक रहा है वो एमएसपी के नीचे ना बिके। इट्स रिंग फेंसिंग, इट्स प्रोटेक्टिंग द फार्मर। महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा काम अपने गारंटी अनाउंस किया, लेकिन दिल्ली में सीएम हाउस के अंदर एक राज्यसभा एमपी की पिटाई होती है, आपके सहयोगी हैं, इसको कैसे देख रहे हैं हम एज अ फीमेल, और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं एज अ फीमेल तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूं कि इस देश में ही नहीं, इस दुनिया में भी कहीं अगर एक भी महिला के खिलाफ अपराध होता है वो दुनिया की आधी आबादी के खिलाफ, इस देश की आधी आबादी के खिलाफ अपराध है। कुछ गलत हुआ है और ऐसा हुआ है, ये आप कैसे कह सकते हैं मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं कह सकती हूँ। एलिगेशन बहुत जबरदस्त है, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जो भी गिल्टी है उसको पूरी तरह से महिला को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं महिला के खिलाफ अपराध को या महिला के खिलाफ साजिश को या महिला के खिलाफ किसी चीज को, किसी गलत चीज को पॉलिटिकल लेंस से नहीं देखती हूं। मैं जितनी शिद्दत से उनके लिए न्याय की मांग कर रही हूं, उतनी ही शिद्दत से मैं हाथरस से लेकर उन्नाव और लखीमपुर की भी पीड़ितों के लिए बात करती हूं। उतनी ही शिद्दत से मैं बिल्किस बानो की भी बात करती हूं क्योंकि वो भी देश की बेटी है। उतनी ही शिद्दत से मैं अंकिता भंडारी की बात करती हूं और उतनी ही शिद्दत से मैं उन होनहार बेटियों की बात करती हूं जो जब मेडल लाई तो पीएम ने खूब हाथ मिलाया और जब उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया तो पीएम जाके आरोपी के साथ खड़े हो गए, उसको संरक्षण दिया। इन बेटियों को हमने अपनी आंखों से सड़कों पर पिटते हुए, घसीटते हुए, बूटों के तले रौंदते हुए देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महिलाओं का मामला होता है इसको एक राजनीतिक प्रिज्म से नहीं बल्कि एक आधी आबादी की आबरू और सम्मान से देखना चाहिए। प्रियंका गांधी को हमने देखा कि उनको सपोर्ट करने गई वो पहलवान जो थे, और एक दिल्ली में राज्यसभा की एमपी जो उनको मारा जाता है वो क्लेम कर रहे हैं,
तो उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रियंका जी तब अमेठी में थी, उनसे सवाल पूछा गया था एंड शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल टू रिएक्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। उन्होंने डंके की चोट पे कहा था जो भी हुआ है, अगर हुआ है बिल्कुल गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। देखिए ये जो पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं कोई एक वीडियो आता है, फिर वो संशय पड़ता है, फिर कोई दूसरा वीडियो आता है, किसी का इंटरव्यू सुनिए तो एक बात लगती है, दूसरे का इंटरव्यू सुनिए दूसरी बात लगती है। तो मुझे नहीं लगता कि हम और आप इस स्टूडियो में या इस न्यूज रूम में बैठकर जजमेंट पे बैठ सकते हैं कि ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है। अगर जरा सा भी डाउट है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए और उस महिला को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। ये प्रियंका जी वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द कांग्रेस टू से, जब कांग्रेस में किसी ने नहीं बोला था। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है जब भी उनके जो इंडिया अलायंस की पार्टीज का कुछ मामला आता है तो चुप हो जाती है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, संदेश खली मामले पे भी बोला गया कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला। संदेश खली के जो सच सामने आ रहा है, बीजेपी मुंह दिखाने लायक रह गई है। संदेश खली का जो काला सच सामने आ रहा है कि किस तरह से प्रेरित कर किस तरह से डॉक्टर किया गया, किस तरह से कॉन्कॉक्ट किया गया। बीजेपी का मुंह है बोलने का। मैं देख रही हूं बीजेपी की महिला नेत्रियां बहुत बोल रही हैं। जब ब्रजभूषण शरण सिंह आपके बगल में बैठता था तब आपको साक्षी मलिक और विनेश फोगट याद नहीं आती थी? आपको बिल्किस बानो के जो दोषी निकले उनको मालाएं पहनाई गई, आपकी सरकार ने उनको छोड़ा, आपको याद नहीं आया? हाथरस में एक बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया, आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता है। बीजेपी की महिलाएं और प्रधानमंत्री की गंदी महिलाओं की जो सोच है वो सबके सामने। इस देश का प्रधानमंत्री खुले मंच से कह रहा है मुजरा करो। मैं अगर बीजेपी में होती ना आज रिजाइन करती और रिजाइन करके 10 बातें सुनाती। है हिम्मत स्मृति ईरानी से लेकर निर्मला सीतारमण में कि रिजाइन करके कहें कि आप देश की आधी आबादी के खिलाफ ये क्या बोल रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप ये किस तरह का नैतिक दिवालियापन है कि 73 साल का एक आदमी आधी आबादी के खिलाफ जो एक शब्द है मुजरा, मतलब अब बोलने को बचा क्या है इस इलेक्शन में? कहां तक गिर जाएंगे प्रधानमंत्री? हमारी सहयोगी राशि हमारे साथ। सुप्रिया जी, देखिए आपने सबकी बात गिनवाई, सबकी बात मानी गई, लेकिन राधिका खेड़ा पर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? प्रियंका चतुर्वेदी की बात की जाए, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर बदतमीजी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र अपना सौंपा था, दूसरी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। तो जब कमी अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है, अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो राधिका खेड़ा पर क्यों नहीं कुछ कांग्रेस पार्टी बोलती? नहीं, मैं आपके मुझे घोर ऑब्जेक्शन है आपके शब्द पर दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं महिला हूं, मुझे जितनी इज्जत मिलती है, मुझे जितना सम्मान मिलता है, मैं जितना सुरक्षित फील करती हूँ। एक औरत का सबसे बड़ा मानक होता है कि आप अपनी बच्ची को कहीं भेज सकते हैं। मैं अपनी बच्ची को कांग्रेस के किसी नेता के यहाँ अपने साथ किसी फंक्शन में ले जा सकती हूँ बिकॉज आई फील एक्सट्रीमली सेफ। आप जो किस्सों की बात कर रही हैं, जो व्यक्ति आज कांग्रेस छोड़कर कल बीजेपी ज्वाइन कर ले और पानी पी पी कर कांग्रेस को गाली दे रहा है, उसकी बातें आपको विश्वसनीय लग रही हैं। आज तक आप कांग्रेस में थी, आप टीवी डिबेट्स में जा रही थी, आप मीडिया पैनलिस्ट थी, आपको प्रभार दिया गया था। छोड़ते ही आपको कांग्रेस इतनी बुरी लगने लग गई कि आप पानी पी पी के कांग्रेस को गाली दे रही हैं, तो आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठेगा। अगर कल को आप ये चैनल छोड़कर राइवल चैनल में जाइए और जाते ही वहां पर एक प्रोग्राम करके कहिए कि कितना घटिया चैनल है डेली पोस्ट और वहां क्या क्या गड़बड़ होती है और वहां पर ये गलत है, वो आपकी बात को कौन मानेगा? अगर हिम्मत थी तो आप इसी चैनल में रहकर इस चैनल के खिलाफ आवाज उठाती। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ था और इसकी पूरी समीक्षा की गई, इस पर रिपोर्ट बनी, जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे उनको और इनको बुलाया गया, सारे बयान लिए गए, रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ने वक्त जिस तरह की उन्होंने, मुझे लगता है, गंदी बातें करी, वो नहीं करनी चाहिए। आप इस चैनल में आज हैं, कल को ना रहिए, लेकिन आप इस चैनल को पानी पी पी के गाली दीजिए और तब जब आप छोड़ दें, ये गलत है। आई थिंक दिस इज नॉट ऑन। जी सुप्रिया जी, फिर से उत्तर प्रदेश पर आते हैं। आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग बात करते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, बनारस के सांसद हैं। नहीं है, आते गुजरात से, आ गए उत्तर प्रदेश। सांसद हैं बनारस के, आते गुजरात से हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन फिर भी जो है आपके जो यहाँ के कैंडिडेट हैं या नेता हैं, ये सवाल एक उठा रहे हैं जो यहाँ पे एक चुनावी मुद्दा बन गया है कि जो बाहर के लोग हैं, खासकर यूपी बिहार के लोग जो पंजाब में आ रहे हैं, वो आकर रहे हैं, किराए पे रहे हैं, ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये सवाल अभी मुझसे आपके सहयोगी ने या आपने ही पूछा था, मुझे लगता है मैंने इसका जवाब दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये देश जितना पंजाब के लोगों का है उतना ही ये उत्तर प्रदेश के लोगों का है। उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आते हैं तो वो कंट्रीब्यूट ही करते हैं आपकी इकोनॉमी में, वो कंट्रीब्यूट ही करते हैं आपके कामकाज में, आपके कारोबार में, आपके वर्कफोर्स में। ये आई हैं उत्तर प्रदेश से तो यहाँ पे काम कर रही हैं, शी इज एन एसेट टू योर कंपनी। सो आई डोंट थिंक इस तरह की बातें करनी चाहिए। मुझे लगता है ये सब जो बातें हैं ये बहुत छोटे लेवल की बातें हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो कहीं से कहीं पर भी जाके काम करे। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिमाचल में मैंने इसका जवाब दे दिया है, आप 10 तरह से पूछेगा मैं 10 तरह से सेम जवाब दूंगी। कर सकते हिमाचल में, राजस्थान में नहीं कर सकते, गुजरात में नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे एक डिबेट बन रही है कि क्या पंजाब के लोग अगर वहाँ नहीं ले सकते तो बाहर के लोग क्यों लें। इसका एक कारण है, जो हिल स्टेट्स थी हमारी, वो बिकॉज टू प्रोटेक्ट द लैंड राइट्स एंड ऑल दैट, ऐसी चीजें हुई थी। कुछ चीजें शायद जायज हैं, द फैक्ट दैट बहुत सारे बाहरी लोग आके यहाँ पे कुछ खरीद रहे हैं, पंजाब के अपने ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको गलत लगता है। ये सारी बातें टीवी डिबेट्स पर या चुनावी रैली में या चुनावी वक्तव्य में सॉल्व नहीं होती हैं। ये सारी बातें जो हैं, ये दीज आर व्हाट आई से बेडरॉक ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ये पॉलिसी मेकिंग के मुद्दे हैं, ये हम और आप डिबेट में सॉल्व नहीं कर सकते। जब पॉलिटिक्स पे आते हैं, 2024 का इलेक्शन जो है, इसलिए भी याद रखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा दल बदलू इस इलेक्शन में। देखिए, आपके जो पार्टी स्पोक्स पर्सन जो कांग्रेस को डिफेंड करते थे, वो रातों रात आइडियोलॉजी बदली और चले गए। आपको भी अप्रोच किया गया कभी, क्योंकि आप भी ठीक ठाक धोते हैं डिबेट्स में उनको? किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे अप्रोच करे, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आप देख लेते हैं कि कौन आइडियोलॉजिकल लड़ाई कर रहा है और कौन स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे मेरी पार्टी कोई पद दे या ना दे, मैं आज इस पद पे हूं, कल को ये रहे ना रहे, मैं एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रही हूं और मैं पूरी तरह से कमिटेड हूं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो किसी की हिम्मत नहीं है, स्पेशली बीजेपी की, कि मुझे अप्रोच करे। मेरा अपना मानना है कि अगर आप कांग्रेस को छोड़कर किसी लाइक माइंडेड पार्टी में जाते हैं तो मैं समझ सकती हूँ। राजनीति जो है एट द एंड ऑफ द डे एक महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है। आपकी यहाँ पे नहीं हो रही थी, आप कहीं पे और ज्यादा करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन अगर आप कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाइए और उन्हीं सब बातों को सही ठहराने लगे जिसका आप कल शाम तक विरोध कर रहे थे, तो जो आपने दल बदलू शब्द कहा वो तो बड़ा छोटा शब्द है ऐसे लोगों के लिए। वो कितने कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं ये शायद मुझे कहने की भी जरूरत नहीं। व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम? पंजाब में तो बात की जाए, लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कौन सी पार्टी से कौन सा लीडर चुनाव जो है इस बार लड़ रहा है। लेकिन वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, कांग्रेस हर जगह पे बोल रही है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। लेकिन पंजाब की बात की जाए तो कहते हैं कि दूसरी वॉशिंग मशीन अगर किसी के पास है तो आम आदमी पार्टी के पास है। लीडर्स कांग्रेस से लिए जाते हैं, पहले उन पे मामले दर्ज होते हैं, लेकिन उसके बाद वो सारे मामले जो हैं वो धुल जाते हैं। मुझे इस वॉशिंग मशीन से हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत घोर आपत्ति है, और आपत्ति इसलिए है क्योंकि वॉशिंग मशीन क्या कर रही है? वॉशिंग मशीन ये कर रही है कि आपको डराने, आपको धमकाने, आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए वॉशिंग मशीन आपके खिलाफ केस कर देती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके पास आ जाएगी, फिर आप उनमें शामिल हो जाइए, सारे केसेस बंद हो जाएंगे। अजीत पवार शाम तक 70,000 करोड़ का घोटाला कर रहे थे और सुबह सुबह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल सबसे बड़े घोटालेबाज, फिर सीबीआई का केस बंद हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर अपने स्वार्थ से एजेंसीज को फ्रंटल बनाकर इस तरह की राजनीति करता है, ये देश के लिए हानिकारक है। बिकॉज अगर आपने कुछ चार्जेस लगाए हैं तो उन चार्जेस का सामना करेंगे लोग। अगर सच है तो वो सच साबित होगा, अगर झूठ है तो वो भी साबित है। ये जो राजनीति अब होने लगी है कि आपके ऊपर प्रेशर बना के, आपके घर वालों पर प्रेशर बना के, आपके ऊपर मुकदमे करके पार्टी ज्वाइन कराना, इसमें कौन कितना आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड है मुझे तो नहीं पता। सुप्रिया जी, इस चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा भी एक बड़ा मुद्दा है। कई रैलियों में देखा, महाराष्ट्र गए, कई और जगह प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भैया ये इंडिया गठबंधन वाले, इनसे पूछो इनके पास चेहरा कौन है। 5 प्रधानमंत्री होंगे 5 साल में। तो आप क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, तो ये माना जाए अगर कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की, तो कांग्रेस से राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा। मैं पहले तो आपकी इस बात का साधुवाद दे दूं कि आपने याद दिलाया, मोदी जी ने कहा 5 प्रधानमंत्री होंगे, मतलब मान रहे हैं कि हम आने वाले हैं, मतलब मान रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो जो पैतरे बदले, शुरू किया मटन, मीट, मुर्गा, मछली मुस्लिम लीग से, फिर मंगलसूत्र पर पहुंच गए, फिर अडानी अंबानी के टेम्पो पर पहुंच गए। वो अलग बात है, टेम्पो बेचारे पकड़ नहीं पा रहे हैं। फिर चौथा चरण आते आते कहने लगे कि मैं स्वयंभू ईश्वर का दूत हूं, मैं स्वयंभू जो है दैवीय शक्तियों से भरा हुआ हूं। अब वो कह रहे हैं मैं अविनाशी हूं। तो प्रधानमंत्री, और अब तो खैर मुजरे पर बात करने लगे। प्रधानमंत्री के बड़े अलग अलग चेहरे देखे। लेकिन ये जो आपने सवाल मुझसे पूछा, मुझे सवाल ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, तभी तो आप कह रहे हैं कांग्रेस आ गई तो ये करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा, और मुझे लगता है कि थोड़ा सीरियस हो गया मामला, तो थोड़ा हंसी मजाक भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा कांग्रेस और इंडिया वाले आ जाएंगे तो आपके बैंक खाते बंद कर देंगे, आपका पैसा ले लेंगे।
फिर उन्होंने कहा कि आपके टोटी चुरा लेंगे, फिर उन्होंने कहा कि आपके ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट के अंधेरा कर देंगे। अब वो अगली बार क्या कहेंगे? आपके बच्चे से टिफिन का सैंडविच ले लेंगे, आपके घर के बाहर की घंटी बजा के भाग जाएंगे, आपके नेटफ्लिक्स का पासवर्ड ले लेंगे, मटर पनीर से पनीर चुरा लेंगे। अब यही सब बचा है प्रधानमंत्री के लिए कहने के लिए? नहीं, एक मिनट, अभी पहले आप, जो मैं बात कर रही हूँ, आप लोग इतना डिफेंस मत करिए, पहले मेरी बात सुनिए। तो प्रधानमंत्री यही सब कहने के लिए बचा है। जब ये सब नहीं कह पा रहे तो मुजरा कह रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री भयभीत है, हताश है, और इस तरह से वही बातें कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी, हम साथ बैठकर डिसाइड करेंगे। जैसा कि मेरे अध्यक्ष ने कहा है, 48 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन कांग्रेस की एक नेत्री होने के नाते, कांग्रेस के एक सिपाही होने के नाते, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि राहुल जी वो करें, राहुल जी उस पद को संभालें, क्योंकि मैंने उनके साथ काम करके उनके दृष्टिकोण को, उनके एक व्यापक सोच को, उनकी दूरगामी को, उनकी समझ को देखा है, और मैं बिल्कुल चाहूंगी, इसमें मुझे कोई संशय भी नहीं है। सुप्रिया जी, देखिए, अंतर कलह कांग्रेस की हमेशा से मशहूर रही है। अगर बीजेपी की आप बात कहें कि उनके भीतर भी होती है, लेकिन उनकी घर की लड़ाई सड़क तक नहीं आती है। हरियाणा की बात करें तो उस दिन राहुल गांधी की रैली थी तो आपस में भिड़ गए। किरण चौधरी की बात करें, किरण चौधरी और रावदान सिंह जो हैं वो आपस में भिड़ गए। और इसी के साथ ही आपने अभी अपने अध्यक्ष जी की बात की, तो खड़गे साहब कहते हैं अधीर रंजन चौधरी को कि यू आर फ्री टू क्विट कांग्रेस। ठीक है, कहाँ पे उन्होंने कहा है? Can you give me one statement? No, this is fake news and I will deny it. No, this is fake. No, this is fake news and I will deny it. I will not allow you to peddle fake news when you're asking me a question. ये fake news बीजेपी ने चलाई, इसका हमने डिनायल किया। एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए था, पूछ रही हैं तो मैं आपकी फेक न्यूज को डिनाई कर रही हूँ। खड़गे जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन आपकी बात का मैं जवाब दे देती हूँ। गुजरात में CR पाटिल और रूपानी जी जब मुख्यमंत्री थे, उन लोग की आपस में बात नहीं थी। पाटिल जी पार्टी के अध्यक्ष थे। यूपी में जहां से मैं आती हूं, 200 विधायकों ने बैठकर सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा में अनशन किया था। केशव प्रसाद मौर्य की और योगी जी की बातचीत नहीं है, योगी जी की और अमित शाह जी की बातचीत नहीं है। नाम बदल दूं, अगर एक मंच साझा करता हुआ आप दिखा दीजिए। मध्य प्रदेश आ जाइए, नरोत्तम मिश्रा की और शिवराज सिंह जी की बातचीत नहीं थी। शिवराज सिंह जी की और अमित शाह में आज किस तरह की तलवारें खिंची हुई हैं, ये सब जानते हैं। पुनिया से लेके शेखावत से लेके गुलाब कटारिया से लेकर वसुंधरा राजे जी की बातचीत नहीं थी। तो बीजेपी का सिर फुटअव्वल भी खूब है। ये अलग बात है कि वो सिर फुटअव्वल दिखता नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो सिर फुटअव्वल है उस पर चर्चा नहीं होती है। 48 घंटे पहले जेपी नड्डा ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अब हम बहुत सक्षम हैं, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अपने आइडियोलॉग के लिए वो कहा। अगर ये विपक्ष में किसी ने कहा होता तो इस पर 72 घंटे शो होते। एक शो नहीं हुआ इस पर, ये मैं कह रही हूं आपसे। आरएसएस और बीजेपी के बीच में जिस तरह से तलवारें खिंची हुई हैं उस पर एक शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर शो किया? ये बहुत बड़ी खबर थी। हिंदुस्तान की राजनीति में जो जनक है बीजेपी की आरएसएस, उसको कह रहे हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं। और इस पर मोहन भागवत ने स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने कहा उन्होंने भी अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा बीजेपी ने कोई रोल नहीं निभाया है आजादी में, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। इतना सिर फुटअव्वल, लेकिन मीडिया में नहीं दिख रहा है, बाइट्स नहीं प्ले हो रही हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि बहुत इजी है कह देना। मुझे लगता है कि एक आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे की बात को काटने छाटने और लोगों को एक दूसरे की मतभेद होना जरूरी है। बिकॉज दैट इज वॉट अ डेमोक्रेसी इज। डेमोक्रेसी इज नॉट कि आप ये रंग पहनिए, आप ये रंग पहनिए, आप ये रंग पहनिए। Diversity in a democracy is extremely important, but I'm sorry I cut you short because I don't tolerate fake news. अच्छा सुप्रिया जी, इलेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है और अब से 7-8 दिन के बाद पता चल जाएगा कौन सी पार्टी जो सरकार बना रही है। प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह कह रहे हैं कि 100 से कम रखेंगे, शायद बहुत कम रखेंगे। आपका आकलन क्या है? कांग्रेस इस बार कितनी? मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बीजेपी 150 से 170 के बीच में है और वो पार नहीं हो रहा है बीजेपी का। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का एज वी सी इट 300 से 325 के बीच में हम हैं। मैं बहुत आश्वस्त हूं कि हम सरकार बनाएंगे। और यह आश्वस्त मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं एक एसी चेंबर में बैठकर डेटा देख रही हूं, क्योंकि मैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में अलग अलग प्रांतों में जा रही हूं, जो मैं देख रही हूं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूं। मैं उत्तर प्रदेश से हूं। फूलपुर और प्रयागराज में राहुल जी की और अखिलेश जी की कंबाइंड रैली थी, शायद आप लोगों ने भी उसको देखा होगा। रैली की सारी तैयारी, रैली नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जनता ने सारे बैरिकेड तोड़ दिए और वो ऐसी भीड़ थी कि वो कंट्रोल नहीं हुई। एंड नॉट बिकॉज कि वो मिसबिहेव कर रहे थे या कुछ, बट बिकॉज वो इतने लालायित थे अपने नेताओं को देखकर। तो मेरा अपना मानना है कि जो भीड़ प्रधानमंत्री के और अमित शाह के उसमें जा रही है, आधी कुर्सियां जो भरी रहती हैं,
वो भाड़े की भीड़ दिख रही है आपको, कोई उत्साह नहीं है, तालियां भी कह के बजवानी पड़ रही हैं। और एक तरफ जनता है जो चाहती है बदलाव, जो 10 साल के बाद कह रही है अब बस बहुत हुआ। मेरा अपना मानना है बड़ा बदलाव होगा। कांग्रेस अपने दम पे कितनी सीटें लेके जाएगी? मुझे लगता है कांग्रेस कंफर्टेबली प्लेस्ड है इस समय 110 से 120 सीटों के बीच। एक आखिरी सवाल पूछते हैं, आपको लगता है कि अगर आपने पत्रकारिता की है तो आप अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि आपको टाइमिंग का थोड़ा अंदाज़ा रहता है, आपको पता रहता है कि लंबे लंबे 5 मिनट के आंसर नहीं देने हैं, आपको पता रहता है आपको इंटरजेक्ट कहाँ करना है, जैसे अभी मैंने फेक न्यूज़ को कॉल आउट किया, तो वो सब आपको थोड़ा बहुत पता रहता है। आई थिंक अच्छे पत्रकार, अच्छे प्रवक्ता बिल्कुल बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया Sorry, I have to सुप्रिया call you out. सुनील It was जी, a wrong बहुत year. शुक्रिया जगदीप जी। फिलहाल मुझे यानी कि नितिका महेश्वरी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा हिमाचल।